नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना रीजनिंग का जो 5वां टॉपिक दिया गया है कैलेंडर एवं घड़ी, इसको कवर करेंगे। एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इससे ज़रूर आएगा। पिछली बार कैलेंडर से एक क्वेश्चन बना था और मैं बताऊंगा कि किस तरह का क्वेश्चन बना था। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वैसे तो बड़ा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए क्या आपको पढ़ना है और एक ही वीडियो में दोनों को कवर करूँगा। जो बातें मैं बताऊँगा यदि आप उनको ध्यान रखेंगे तो इसका क्वेश्चन आपसे ज़रूर बन जाएगा। सबसे पहले कैलेंडर में ऑड डे का एक कॉन्सेप्ट होता है। मतलब हम लोग जो 7 दिन होते हैं ना, उनको एक कोड देते हैं और उस हिसाब से 7 से डिवाइड करोगे यदि किसी साल को या महीने को, तो 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है वही नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है साधारण वर्ष में विषम दिन। विषम दिन बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं ऑड डे। तो जैसे साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, तो उसको आप 7 से भाग दोगे तो एक यहाँ पे शेष बचेगा। तो एक ऑड डे होता है साधारण वर्ष में। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, तो अब जब 7 से भाग दोगे 366 में तो शेष बचेगा 2। तो जो लीप वर्ष या हिंदी में अधिवर्ष बोलते हैं उसमें 2 ऑड डे या 2 विषम दिन होंगे। इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि वो दिन कौन सा होगा। ऑड डे का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इसमें मदद करता है। ये पूछेगा ना कि इस दिन ये था तो इस दिन कौन सा होगा, तो हम ऑड डे को कैलकुलेट करेंगे कि 2 ऑड डे हैं 3 ऑड डे हैं, तो 2 होगा। तो यहाँ पे देखो नीचे कोड दिए गए हैं, सप्ताह के दिनों के कोड। हमेशा यही अपनाइए आप, तो याद करने में आसानी होगी। संडे से शुरू कीजिए और रविवार को आप 0 नंबर दीजिए, और इस तरह से सोमवार से शनिवार को 0 1 2 3 4 5 6 याद करने की ज़रूरत नहीं है, नाम तो याद ही रहते हैं। आप उसी हिसाब से संडे से शुरू कर सकते हैं। मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार। मान लो बुधवार आया तो आप रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चौथे नंबर पे है तो 3 हो जाएगा। यदि 3 ऑड डे आएगा तो तीसरा दिन कौन सा पड़ेगा? बुधवार। अगला आपको जो इसमें कॉन्सेप्ट देखना है वो है कि नॉर्मली तो लीप ईयर हम लोग निकालते हैं तो 4 से भाग देते हैं तो लीप ईयर निकल आता है किसी साल में। लेकिन यदि ये शताब्दी वर्ष हुआ, मतलब जैसे 1900 या 2000 या 1500, तो वो 4 से नहीं 400 से भाग देते हैं। ये आपको याद रखना है। ये लिखा है कहाँ पे? अच्छा, ये यहाँ पे लिखा है लीप ईयर। साधारण वर्ष लीप ईयर तब होगा जब ये 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, और शताब्दी वर्ष लीप ईयर होगा जब वो 400 से विभाजित होगा। ये आगे लिखा है। और ये वाला आप देखिए, तो 100 वर्ष में यदि ऑड डे निकालना हुआ तो 5 आएंगे। ये आप याद रखिए, 100 200 300 400। 400 वर्ष एक्चुअल में 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है 400 से। लिखा है ना शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा जब वो 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 100 200 300 400 वर्ष लिखा है ना, तो 400 में यदि 400 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा शेष। तो यहाँ पे जो ऑड डे या विषम दिन है ना वो 0 आ जाएंगे। इसी तरह 100 वर्ष में विषम दिन होते हैं 5, 200 वर्ष में होते हैं 3 और 300 वर्ष में होते हैं 1। ये आप याद रखिए, 5 3 1 0। 100 200 300 400 53 10, ये 5310। हाँ, आगे जो पॉइंट लिखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। मतलब नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष वो हो गया जो लीप ईयर नहीं है। मतलब यदि वो शताब्दी वर्ष नहीं है तो उसमें यदि 4 से भाग करेंगे आप तो नहीं जाएगा, मतलब कम्प्लीटली, तो वो नॉर्मल ईयर हो गया। तो जो नॉर्मल ईयर है ना, उसका जो पहला दिन होता है, मतलब 1 जनवरी जो होगी, जैसे कोई भी ले लो आप, 1945 ले लो, तो 4 से डिवाइड करो 1945 में, तो 4 चौको 16, 3 और 4 और 32, 4 छंग 24, तो नहीं जा रहा ना 1945 में। तो 1945 का यदि 1 जनवरी को सोमवार होगा तो 1945 के जो 31 दिसंबर है ना, उस दिन भी सोमवार होगा। इसका कहने का मतलब ये है, पहला दिन और अंतिम दिन समान होंगे। और लीप ईयर में क्या होता है कि लीप ईयर में पहला दिन जो होगा, अंतिम दिन उसका 1 दिन अगला होगा। मतलब लीप ईयर कोई होगा तो यदि 1 जनवरी को पड़ेगा मान लो संडे,
तो 31 दिसंबर को पड़ेगा क्या, मंडे, मतलब सोमवार पड़ेगा 31 दिसंबर को। बस ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। इतने आपके पेपर में ना इतने से ही क्वेश्चन बन जाएगा जो मैंने बताया। थोड़ा आपको भरोसा करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। पेपर के बाद मैं उसको एनालाइज करूँगा चारों पेपरों को, फिर आपको बताऊँगा कि किस तरह से पेपर आया था, क्या बताया गया था, और आपका है ना यदि फॉलो किया होता तो कितना आसान रहता। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा था। अब 20वीं शताब्दी बोल रहा है, मतलब ये 2000 की बात कर रहा है, सन 2000 की। तो सन 2000 की बात कर रहा है, अंतिम दिन पूछ रहा है, तो इसमें अब ये क्या है, ये शताब्दी ईयर्स है। तो शताब्दी वर्ष को हम पहले पता करेंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं। तो 400 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, आएगा कितना, 4 पंचे 20, पूरी तरह कट गया। तो मतलब जीरो आया, शेष जीरो आया। तो जीरो कोड किसका था, रविवार का। तो बस अंतिम दिन क्या हो जाएगा, रविवार। इस तरह से निकालना है। पहला टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा टाइप है, जिस वर्ष भारत आज़ाद हुआ था उस वर्ष का अंतिम दिन क्या था। तो भारत कब आज़ाद हुआ था, 1947 की बात हो रही है। कुछ लोग को 50 इसमें लिख दें। तो 1947 को आज़ाद हुआ था भारत। 1950 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो भारत 1950 को गणतंत्र बना था। तो 1947 की बात कर रहा कि अंतिम दिन क्या है। तो अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। कैसे, 1900 प्लस 47 में। तो 1900 तो शताब्दी वर्ष है, तो इसमें हम भाग करेंगे किससे, 400 से। और या तो हम लोग 1900 को ऐसे डिवाइड कर, मतलब ब्रेक कर लें 1600 प्लस 300 में। अभी पता चलेगा ये किस लिए कर रहे हैं। 47 में देखो आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितने, साधारण वर्ष और लीप वर्ष यहाँ से निकालेंगे, उससे पता चलेगा कि साधारण वर्ष में तो एक ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 होता है। तो अब इसमें हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से ना। तो लीप ईयर उससे निकल आएंगे। तो 4 एक कम 4, मतलब ये समझ लो 11 चौक 44, 12 चौक 48, 11 इसमें लीप ईयर होंगे। और साधारण वर्ष कितने होंगे, 47 में से 11 चला जाएगा तो आ जाएगा 36। ठीक है, 11 आ गए लीप ईयर 47 में और 36 आ गए नॉर्मल। तो 36 जो नॉर्मल ईयर है वो तो उनमें तो 36 ऑड डे होंगे। तो 36 गुणित 1 मतलब 36 ऑड डे आ गए। हम यहाँ निकाल रहे हैं ऑड डे या विषम दिन। अभी बताया था ना कि ऑड डे से हम दिन निकाल लेते हैं कि वो कौन सा पड़ेगा। अब यहाँ पे 11 लीप ईयर है, तो यहाँ पे ऑड डे कितने आएंगे, 11 में करेंगे 2 से गुणा। अब 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। तो यहाँ से आ गए 22, तो 36 और 22 और ऑड डे हम यहाँ पे कर रहे हैं, विषम दिन सब कैलकुलेट कर रहे हैं, विषम दिन यहाँ पे भी, और ये आ गए विषम दिन। 1600 और 19 बचा। तो देखो 1600 तो 400 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कट गया ना। तो यहाँ पे आएंगे 0 ऑड डे। और जब 300 की बात आएगी तो अभी मैंने बताया था कि आपको याद रखना है 53 10। तो यहाँ पे था 50 के आगे था 100, 3 के आगे था 200 और 1 के आगे था 300 और 0 के आगे था 400। 400 का मतलब अधिवर्ष या लीप वर्ष की बात कर रहा है। तो यहाँ 0, तो 300 में कितने हुए ऑड डे, 1। तो ऑड डे आपके कितने आ गए, 36 प्लस 22 प्लस 1। तो इनको आप जोड़ दीजिए। तो जब आप 36 प्लस 22 प्लस 1 करेंगे तो 6 2 8 1 9 3 2 5 59 ऑड डे आ गए। अब हमको क्या करना है, 7 से इसमें डिवाइड करना है। जब 7 से ज़्यादा आए, मतलब 6 से ज़्यादा आएगा तो 7 आएगा, तो 7 में 0 ऑड डे मतलब वो संडे हो जाएगा। और यदि 7 से ज़्यादा आएगा तो भाग देंगे, फिर पता करेंगे ना कि 0 से 6 तक क्या आएगा। तो यहाँ पे शेष की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 7 7 49 58 56, 57 56 होता है ना। तो 56 के बाद 3 शेष बचा ना, शेष 3। तो अब देखो शेष 3 आया।
तो अंतिम दिन हमसे पूछ रहा था 3 किसका कोड था। आप याद करो वो कोड, चाहे ना याद करो। संडे मतलब रविवार का था 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3। तो ये बुधवार हो जाएगा यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लगा, वरना यदि आप लगाओगे ना तो तुरंत ये आपका 10-15 सेकंड में आ जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, क्या देखते हैं। 1950 का पहला दिन रविवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। अब देखो बोला पहला दिन रविवार है तो अंतिम दिन, तो ये यदि सामान्य वर्ष होगा तो सामान्य वर्ष में एक ऑड डे होता है, तो पहले दिन में एक जो पहला दिन जो होगा वही अंतिम दिन होता है। और लीप ईयर में पहले दिन जो होगा उससे एक दिन अगला होगा अंतिम दिन। तो 1950, अब इसको पता करेंगे कि लीप ईयर है कि नहीं। तो ये शताब्दी वर्ष तो है नहीं, तो 400 से नहीं 4 से डिवाइड करेंगे। तो आप यदि इसमें 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चौको 16, 3 35, 4 32, 3 4 7 28। देखो ये क्या हुआ, ये साधारण वर्ष निकल के आया। तो साधारण वर्ष में जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है, तो अंतिम दिन क्या हो जाएगा, संडे। यदि ये लीप ईयर होता तो बस रविवार की जगह यहाँ पे अंतिम दिन क्या हो जाता, सोमवार। चौथा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है। आज शुक्रवार है तो 100 दिन बाद क्या होगा। आज शुक्रवार है तो 100 दिन बाद तो हम लोग को 100 में डिवाइड करना है 7 से, और देख निकालना क्या है यहाँ पे, शेष। हमको यहाँ पे शेष से मतलब रहता है। तो 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2 शेष बचा। तो 2 दिन एक्स्ट्रा है तो शुक्रवार में आपको 2 जोड़ देना है। यहाँ पे ये मत कर देना कि सोमवार हो जाएगा, सोमवार नहीं होगा। 2 कोड मंगलवार का होता है ना, तो मंगलवार नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, शुक्रवार के आगे शनिवार और शनिवार के आगे रविवार, तो 2 को क्या पड़ेगा, रविवार। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। 2 जनवरी 2017 को सोमवार था तो 19 अप्रैल 2017 को क्या होगा। पिछला जो पीईटी 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आया था, सेम ईयर में पूछ रहा था। इसमें निकालना कोई टफ नहीं है, बस आपको मैं बताऊंगा क्या करना है। आपको दिन गिनने हैं, जिस दिन शुरुआत देखो 2 जनवरी दिया है तो अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये बीच में दिन निकालने हैं। 2 जनवरी को सोमवार हमको पता है तो हमको 2 जनवरी छोड़ देना है। जनवरी में कितने बचे वो, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल में 19 अप्रैल तक लेना है। क्या बताया, 2 जनवरी को छोड़ना है और 19 अप्रैल को लेना है। तो 2 जनवरी के बाद जनवरी 31 की होती है। अब ये तो पता ही होगा ना कि 30-31 कौन सा महीना होता है। तो 2 जनवरी के बाद जनवरी में बचे 29 दिन, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिए 29 प्लस फरवरी। अब फरवरी 2017 ना, लीप ईयर तो है नहीं, तो फरवरी कितने की होगी, 28 की। 28, 29 कैलेंडर के क्वेश्चन बड़े ट्रिकी होते हैं, तो आपको ये कई सारी चीज़ें याद रखनी है। मार्च में 31, अप्रैल में 19 अप्रैल बोल रहा है तो 19 तक लेना है, 18 नहीं लेना। इनको आपको जोड़ना है, 9 1 10, 9 19, 8 27, 2 1 3 3 6, 2 8 2 10, 107 आ गया। इतने टोटल दिन आ गए बीच के ये, और डिवाइड करेंगे 7 से, 7 एकम 7। अब शेष की हमको यहाँ पे शेष से मतलब है, जो शेष बचेगा ना उससे मतलब है। 7 एकम 7, 3 7 पना 35, ले इसमें भी 2 आ गया। पता नहीं सब में 2 ही क्यों आ रहा है, ऐसा कुछ मेरा इंटेंशन नहीं था कि 2 आए सभी में। तो देखो 2 जनवरी को सोमवार था, उसके 2 आगे दिन तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो जो 19 अप्रैल को ना बनेगा बुधवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें 2005 दिया है, इसमें 2006 दिया है। अब इसमें भी आपको काउंट करने हैं दिन। तो अब देखो 15 जनवरी की बात कर रहा है और 2005 से 2006,
ये दिया गया 15 जनवरी 2005 को शुक्रवार था। तो देखो एक साल ये हो गया, लेकिन अब लीप ईयर वाला हो सकता है कि 365 की जगह 366 दिन भी हो सकते हैं। तो 2000 देखो फरवरी तो 2006 वाली यहाँ पे आ नहीं रही, फरवरी आएगी 2005 वाली। तो 2005 जो है ना वो लीप ईयर है नहीं, 4 से डिवाइड कर दो इसमें 2005 में, तो पूरी तरह से तो कट रहा नहीं, तो ये लीप ईयर है नहीं। तो 365 दिन होंगे इनके बीच में। तो बस शुक्रवार ये इस दिन था, तो 15 जनवरी अगले साल 2006 को भी शुक्रवार ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए 10 जनवरी 2008 को सोमवार था, तो 10 जनवरी 2009 को क्या होगा 2008 की फरवरी इसमें पड़ेगी। 2008 जो है ना ये लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करो, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, टोटली डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आएंगे 366 दिन, तो 2 ऑड डे हो गए। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में गलती हो गई है, इसमें ना 365 दिन जब होंगे तो 1 ऑड डे आता है। तो शुक्रवार 15 जनवरी को तो 2006 में ना शुक्रवार का अगला दिन शनिवार होगा। अगला क्वेश्चन ये वाला हम लोग कर रहे थे, तो इसमें 366 दिन होंगे, तो 2 ऑड डे निकल के आएंगे, तो बस 2 जोड़ देंगे इसमें, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो 10 जनवरी 2009 को क्या हो जाएगा बुधवार। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कैलेंडर में ना पढ़िए, काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, जो मैं बता रहा हूँ उसने से ही काम हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, एक महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख थी, तीसरे शनिवार को 17 तारीख थी, तो उसी माह के चौथे बुधवार की तारीख बताओ। तो देखो तीसरा शनिवार बोल रहा है, थर्ड सैटरडे 17 तारीख, तो आप ये देखो कि सैटरडे कब कब पड़ेगा, तो उससे आपको चौथा बुधवार का भी पता चल जाएगा। आगे का चलो देख लेते हैं, चौथा बुधवार बोल रहा है ना, तो वो देख लेते हैं। तो देखो अब अगले इसमें 7 जोड़ दोगे तो 17 में 7 तो 24, 24 को अगला सैटरडे पड़ेगा चौथा, 24 में 7 जोड़ दोगे तो 1 माह के तीसरे शनिवार को 17 तारीख थी, तो उसी माह के चौथे बुधवार की तारीख। देखो अब इसमें महीने का नाम नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या 30 दिन का महीना लेंगे। यदि महीने का नाम दिया होता तो हम लोग 30, 31 या 28, 29 यदि फरवरी होती तो लेते, तो 30 दिन के हिसाब से हम लोग करेंगे। अब इसमें यदि 7 जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा, तो सैटरडे तो होगा नहीं। तो अब बोल रहा है कि चौथे बुधवार, तो हम लोग इससे पहले का भी निकाल लें, क्योंकि चौथा बुधवार पता नहीं चौथा पड़ेगा इसमें कि 17 में 7 कम करेंगे तो 10, और उससे पहले 3, तो ये 3, 10, 17, 24 को क्या आ गया शनिवार। तो पहला बुधवार कब पड़ेगा, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो 3 के चौथे दिन पड़ेगा, तो 4, 5, 6, 7 को 7 तारीख को पड़ेगा पहला बुधवार। तो अब इसमें 7, 7, 14, 7, 21, 7, 4, 28, 28 को पड़ेगा ना चौथा बुधवार। चौथा बुधवार हमसे पूछ रहा है, तो 28 को पड़ेगा, यही आंसर है। 7 7 जोड़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। क्या बोल रहा है, एक माह की 16 तारीख को रविवार था, 16 तारीख को रविवार था, तो उस माह में कितने शनिवार और सोमवार होंगे। यदि वह मार्च हो, देखो यहाँ पे महीना दे दिया है, तो मार्च होता है 31 का, अब हम लोग 31 लेके चलेंगे। अब बोल रहा है कि रविवार कब है, 16 को, तो हम लोग रविवार देखेंगे।
तो इससे कम करेंगे तो साथ साथ तो आगे पहले के रविवार आएंगे और जोड़ते जाएंगे तो आगे के रविवार आएंगे। तो 16 में 7 कम किया तो 9, फिर 2, 16 में 7 जोड़ा 23, 30, 5 ये रविवार पड़ रहे हैं। तो बोल रहा है कि उसमें कितने शनिवार और सोमवार होंगे। तो 2 को यहाँ पे रविवार है ना, तो शनिवार एक यहाँ पे पड़ा, एक को। अब ये आप समझिए, हम लोगों ने रविवार निकाल लिए हैं तो इसके एक दिन पहले शनिवार होगा और एक दिन बाद सोमवार होगा। तो 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 तो कितने 2 के पेयर ये बन रहे हैं ना। तो टोटल 5 पड़ेंगे शनिवार और 5 पड़ेंगे सोमवार। यही पूछ रहा है कितने शनिवार और सोमवार पड़ेंगे, तो 5 शनिवार सोमवार पड़ेंगे। लास्ट टाइप इसमें 10वां क्वेश्चन है कि 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। बोलते हैं ना कि बिल्कुल सेम मैच कब करेगा। तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये लीप ईयर का जो कैलेंडर होता है वो 28 साल बाद रिपीट होता है और साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। बस जिस साल का पूछ रहा है, यदि वो साधारण वर्ष होगा तो उसका कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट होगा, और यदि वो लीप ईयर होगा तो उसका कैलेंडर 28 वर्ष बाद रिपीट करेगा। तो यहाँ 2018 की बात कर रहा है, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये साधारण वर्ष है तो 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो 2018 में हम जोड़ेंगे 11, तो कितना आ गया 2029। तो 2018 का कैलेंडर 2029 में रिपीट होगा। इतना कैलेंडर में मैंने बताया, इतने से आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, घड़ी। तो यहाँ पे मैंने एक घड़ी बनाई है, घड़ी तो सबने देखी है। इसमें जो घंटे की सुई होती है सबसे छोटी होती है, मिनट की सुई उससे बड़ी होती है और सेकंड की सुई सबसे बड़ी होती है। और जो रफ्तार है ना वो सबसे ज़्यादा सेकंड की सुई की होती है, फिर मिनट की, फिर घंटे की। और जो थीटा है ना यहाँ पे, ये 7 और 6 के बीच में थीटा हमने कोण 2 ये नंबर जो सब लिखे हैं ना 1 से लगा के 12 तक, तो 2 कंजिक्यूटिव नंबर के बीच में जो थीटा है ना, ये एंगल निकालना काफ़ी ज़रूरी है। तो आगे हम लोग इसमें निकालेंगे कि 2 जो कंजिक्यूटिव संख्याएं हैं ना उनके बीच का कोण, ये काफ़ी यूज होगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि मिनट वाली सुई जो है ना वो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण तय करती है। तो 60 मिनट में एक चक्कर पूरा लगाती है, मतलब 360 डिग्री। तो 1 मिनट में 360/60 तो 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है कौन, मिनट वाली सुई। घंटा वाली सुई के लिए देखें तो 12 घंटे में 360 डिग्री, 12 ही है ना संख्याएं। तो 12 से 1 में 1 घंटा, 1 से 2 में 2 घंटा, ऐसे ही 12 घंटे में 360 डिग्री तय करेगी घंटे वाली सुई। तो घंटे को हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो 12 गुणते 6 तो 720 मिनट में 360 डिग्री। तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो मैंने इसमें डब्बे के अंदर रखे ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। घंटा वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री की दूरी तय करती है। डिग्री की बात हो रही अंश की। 2 संख्याओं के बीच का कोण थीटा, जो ये यहाँ पे लिखा है ना थीटा, वो यही है। तो देखो टोटल यहाँ पे जो है ना वो गैप है कितने, 12, और कोण कितने हैं 360 का टोटल। तो 360 में 12 से भाग 2 दोगे तो 30 डिग्री। तो ये जो थीटा है ना 2 संख्याओं के बीच का कोण, ये आ जाएगा 30 डिग्री। 12 3 36 और 30 डिग्री आ गया। याद रखना है आपको। अब इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट आप और रखने हैं, याद रखने हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्या हम लोग देख, हाँ दर्पण प्रतिबिंब। इसमें यह बोल देता है कि यदि हम लोग इसको जो घड़ी है ना उसको यदि हम लोग दर्पण के सामने या शीशे के सामने, मिरर के सामने रख दें तो उसमें मिरर में कितने समय बताएगा। मतलब घड़ी में जो सही समय है ना आप यदि देखोगे ना तो उसमें कुछ अलग ही दिखाता है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ये दिया गया है कि जो समय हमसे पूछ रहा होगा, जो दिया होगा, उसको 11 घंटा 60 मिनट से घटा देंगे। और यदि 12 से अधिक है, अब मान लो पूछ लिया कि घड़ी में बजा 6:30, ठीक,
तो बोला इसके पूछेगा कि दर्पण में कितना दिखाएगा, तो ये तो 12 से कम है, तो हम लोग इसको कि 6 घंटा 30 मिनट को 11:60 से घटा देंगे। 11:60 और ये 23:60 जो है ना कुछ नहीं है, ये 12 घंटे का है। ये 60 मिनट लिखा है ना, तो 60 मिनट तो एक ही घंटा होता है, तो ये 12 घंटे को ऐसे लिख दिया गया है 11 घंटा 60 मिनट। ये 24 घंटे को लिख दिया गया है 23 घंटा 60 मिनट, तो याद रखने में आसानी रहेगी। 12 घंटे को 11 घंटा 60 मिनट किया गया है, 24 घंटे को 23 घंटा 60 मिनट किया गया है। घटाते हैं ये, तो यहाँ से 30 आ जाएगा, 60 में 30 गया तो 30 कितने आ गए मिनट। मिनट को डबल से ऐसे करते हैं, और सेकेंड को एक लाइन से नहीं, सेकेंडों को एक डंडा ऊपर लगाते हैं। हाँ, मिनट में एक डंडा, सेकेंड में 2 डंडे, कंफर्म। मिनट में 1 डंडा, सेकेंड में 2 डंडे। 11 में 6 गया 5, तो जो घड़ी में 6:30 होगा वो मिरर में 5:30 दिखाएगी। एक दूसरा केस भी कर सकते हैं, यदि 12 से अधिक हो, 24 घंटे वाला समय दे सकता है, तो सपोज उसमें दिया गया है 21:15। तो क्या करेंगे, यदि बोलेगा कि 21:15 घड़ी में है, तो वो दर्पण में कितना बजे टाइम दिखाएगी, तो इसको किसके घटाएंगे 23:60 से, तो 21:15 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 45, तो 45 आ जाएगा मिनट, और इधर 3 में 1 गया 2, ये लो 2 बज के कितना दिखाएगा 45 मिनट। दर्पण वाला काम ख़त्म, क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही याद रखो आप, 2 चीज़ें हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने अलग तरह के कुछ रखे हैं, बहुत ही यूनिक तरह क्वेश्चन रखे हैं, और उस तरह क्वेश्चन आएगा तो बेस्ट क्वेश्चन आएगा आपके लेवल में। अगला वाटर इमेज भी पूछ सकता है कि घड़ी को हम लोग दिखाएंगे तो ज़मीन में पानी भरा है ना, उसमें पानी में वो कितना बजा दिखाएगी। तो इस केस में आपको क्या करना है, दिए गए समय को 18:30 या 17:90 से घटाना है। तो देखो इसमें किया कुछ नहीं, 18:30 याद रखो, 17:90 इसी से बना है। 18 में से 1 घंटा उधर मिनट में खिसका दिया गया है, तो 60 मिनट हो जाएगा, और 60 30 90, तो 17 घंटे 90 मिनट बन गया है। तो चलो सपोज समय दिया गया 5:15, तो वाटर इमेज में कितना दिखाएगा, तो ये तो आराम से इससे घट जाएगा 18 30, किससे, इससे घट जाएगा 5 15 15 इधर आएगा, 18 में 5 गया कितना बचा 13, तो 13:15। यदि वो ऐसे पूछेगा तो ये होगा 1:15। और दूसरा केस दिया है, यदि ये घटे ना, मतलब यहाँ पे 5:15 की जगह सफेद 5:45 बोल दे, तो ये 30 से ज़्यादा आ गए ना, तो हम लोग अब 17:90 से घटाएंगे। तो लो घटा देते हैं 17:90 से, 17:90 से इसको घटाओ, 90 में 45 जाएगा तो 15 आएगा, 70 में 5 जाएगा तो कितना आएगा 12, तो 12:15 हो गया। ये समय दिखाएगा किसमें, वाटर इमेज में। अब अगला कॉन्सेप्ट है कोण निकालना। तो ये कोण निकालने के लिए फार्मूला है, और आगे मैंने बताया है कि यदि थ्योरेटिकली कैसे आप निकाल सकते हैं। तो कोण निकालने के लिए आप ये फार्मूला याद रखिए। पूछ देगा ना कि घंटे और मिनट की सुई, जो यहाँ पे ए लिखा है वो घंटा की सुई दिखा रहा है, और बी है वो मिनट की सुई। सपोज आपसे पूछ लिया 2:15 में घंटा और मिनट की सुई के बीच कितना कोण होगा, तो जो घंटा है वो 2 पे है, तो यहाँ पे 30 गुणिते 2 माइनस 11/2 गुणिते बी क्या है मिनट 15, इसी में आप रख दो 30 दूना 60 माइनस ये आ जाएगा 11/2 5.5 5.5 गुणिते 15, तो 60 माइनस 15 पना 75 15 पना 75 और 7 82 आए। ये तो ज़्यादा माइनस में आ गया। लगा दीजिए, ये जो एंगल है ना, ये कभी भी निगेटिव आएगा तो उसको आप पॉजिटिव कर लेंगे। तो कितना आएगा यहाँ पे 60 70 80 22.5 डिग्री
माइनस में आएगा लेकिन माइनस में लेंगे नहीं, मॉड यहाँ पे आप लगा लीजिए। तो ये हो गए टाइप्स, इतने से आपका काम बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन रखे हैं 4, वो आप देख लेंगे तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 और 3 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब आपस में मिलेगी। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट देखना होगा जो मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखा है कि 2 और 3 बजे के बीच जब है ना, तो जो घंटे तथा मिनट की सुई है ना कब मिलेगी, कितने बजे। तो ये कब मिलेगी मतलब 2-3 बजे। 2 बजे क्या होता है, घंटे की सुई होती है 2 पे और मिनट की सुई होती है 12 पे। तो 2 से आगे कुछ जाएगी तो 2:10 के कुछ आगा 12-13 मिनट में ऐसे कुछ मिलेगी घंटे और मिनट की सुई। तो वही हम लोग कैसे निकालेंगे एग्जैक्ट, यहाँ पे तो कोई आइडिया तो है नहीं, इस तरह से दिया गया होगा वो भिन्न के फॉर्म में, फ्रैक्शन में। देखो क्या करना है, पहले लाइन लिखिए जब मिनट की सुई 60 मिनट की दूरी तय करती है तब घंटे की सुई 5 मिनट की दूरी तय करती है। मतलब मिनट की सुई जब 1 घंटा घूमेगी मतलब 60 मिनट, तो मिनट की सुई एक संख्या घूमेगी। जैसे 12 बजे है तो 12 से 1 में जब घंटा की सुई जाएगी उतनी देर में मिनट की सुई पूरा 1 घंटा 360 डिग्री मतलब 60 मिनट घूम जाएगी। ठीक, तो अब हम ये देखेंगे कि ज़्यादा कितनी तेज़ चलती है, मतलब कि जो मिनट की सुई है ना घंटे से कितना ज़्यादा दूरी तय करती है। तो दूसरी लाइन लिखिए इस प्रकार मिनट की सुई 60 मिनट में घंटे की सुई से 60 - 5 अर्थात 55 मिनट की अधिक दूरी तय करती है। सीधी सी बात है, यदि मिनट की बात की जाए वो घंटे को हम लोग यदि मिनट में बदल दें तो 60 मिनट में 55 मिनट अधिक दूरी तय कर रही है। कौन, मिनट की सुई। अब इसको पलट दिया गया है कि 55 मिनट की अधिक दूरी तय करती है 60 मिनट में। कौन, मिनट वाले सुई। तो 1 मिनट में कितना दूरी तय, अधिक दूरी तय करेगी, तो हो जाएगा 60/55 मतलब 12/11। 5 से काट दो तो 12 × 5 = 60 और 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, तो ये 12/11। ये आप याद रख लो 12/11 मतलब मिनट वाली सुई घंटे की सुई से 12/11 मिनट अधिक दूरी तय करती है। आप ये मिनट में याद रखो, आगे काम चल आएगा देखना। तो इस वाले क्वेश्चन में 2 से 3 की बात कर रहा है तो 2 बजे, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन को ना यहाँ पे सॉल्व किया गया है। यहाँ से तो क्या बोल रहा है 2 बजे मिनट तथा घंटे की सुई के बीच 10 मिनट की दूरी होती है। लो 2 बजा देते हैं, ये बजा 12, 1 2 3 4 ऐसे है, तो 2 बजा होगा तो ऐसे होगा। 2 के सामने होगी घंटे वाली और 12 के सामने होगी मिनट वाली। तो यदि मिनट के हिसाब से देखा जाए तो जो मिनट वाली सुई है ना 2 में कब आएगी, 10 मिनट में। तो घंटे वाली सुई से 10 मिनट कितना है, पीछे है ना, 10 मिनट की दूरी पे है। अच्छा ऐसे बोल दो, तो 10 मिनट की अधिक दूरी उसको तय करनी पड़ेगी तभी वो बराबर आएंगी, सीधी सी बात है। तो 10 मिनट की अधिक दूरी तय करने में लगा समय हो जाएगा 10 गुणते 12/11 का 10 गुना, तो ये हो जाएगा 120/11 और भाग देंगे 11 से तो 10 सही 10/11, 10 सही 10/11 जो यहाँ पे आया है ना, ये 2 बजे के इतने मिनट पे वो आपस में मिल जाएंगी। चलिए इसमें ना समझ में आया तो आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज होगा। दूसरा है 2 तथा 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब ये भूल रहा है कि घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे से विपरीत मतलब 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। तो देखो 30 मिनट का अंतर होगा ना दोनों सुइयों में, तब वो जैसे ये है 12 और 12 पे मिनट वाली और ये सामने है 6 पे घंटे वाली, तो ये विपरीत हैं। तो इसमें कितने 30 मिनट का फ़र्क है ना, मिनट वाली सुई 12 से 6 30 मिनट में आएगी। तो वही लिखा है कि 30 मिनट की दूरी का एक दूसरे के विपरीत होती है 30 मिनट की दूरी पर। ठीक, अगला पॉइंट लिखा है 2 बजे मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट पीछे होती है, तो 10 मिनट वो पीछे और 30 मिनट का और तय करना है 90 मतलब 180 डिग्री के लिए एक दूसरे के आगे पीछे आने के लिए।
तो 30 + 10 टोटल 40 मिनट उसको तय करना है। तो 1 मिनट की दूरी अधिक तय करती है वो कितने में, 12/11 मिनट में। तो 40 मिनट कितना है, 40 × 12/11, तो ये आ गया 43 सही 7/11 मिनट। तो ये 2:43 सही 7/11 मिनट में एक दूसरे के विपरीत होंगी। तीसरा क्वेश्चन, अब यहाँ पे एंगल निकालने को बोल रहा है। 4:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण होगा। तो यह तो आप वो घंटे और मिनट वाले की बात कर लीजिए, 4:15 या तो आप ऐसे देख लीजिए कि 4:15 पे मिनट वाली सुई तो 15 पे होगी, तो उस 4 बजे में जब 4 बजा होगा तो घंटे वाली सुई 4 पे होगी, मिनट वाली सुई होगी 12 पे। और इन 15 मिनट में मिनट वाली 4:15 जब होगा तो मिनट वाली सुई 3 पे आ जाएगी, 15 मिनट मतलब 3 पे। और घंटे वाली सुई ना 3 से थोड़ा आगे 4 से थोड़ा आगे चली जाएगी। तो बस आपको यही देखना है कि 4 से कितना आगे जाएगी 15 मिनट में। तो देखो 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री का कोण तय करती है। सबसे शुरुआत में अभी बताया कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण तय करती है। तो 15 मिनट में कितना, 15 × 1/2 मतलब 7.5 डिग्री का कोण तय करेगी। तो 7.5 डिग्री ये हो गया, 4 से जितना आगे घंटा वाली। और जो मिनट वाली है वो 3 में, 3 से 4 के बीच में 30 डिग्री है। और 4 और घंटा वाली सुई के बीच में 7.5 डिग्री है। तो 30 + 7.5 ये हो गया 37.5 डिग्री। तो 4:15 में दोनों सुइयों के बीच में, घंटा और मिनट की सुइयों के बीच में 37.5 डिग्री का अंतर होगा, ये कोण होगा। लास्ट क्वेश्चन है और इसी से आपका पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएंगे। इतना ही आप पढ़िए और ज़रूर आपको क्वेश्चन बनेगा। जब मिनट की सुई, चौथा क्वेश्चन क्या है, जब मिनट की सुई 1 घंटा 5 मिनट की दूरी तय करती है तो यह कितने अंश की दूरी तय करती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई की बात कर रहा है। 1 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, तो 360 डिग्री ये हो गया। और 5 मिनट में कितना, 30 डिग्री। 5 मिनट में 30 डिग्री घूमती है ना। 5 मिनट में कितना घूमती है, 12 से 1 आ गई तो 5 मिनट हो गया, कौन, मिनट वाली। तो ये 30 डिग्री हो गया। तो 360 में 30 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 390 डिग्री। मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है वो मैंने यहाँ पे बताया है। इसका आप वीडियो को 2-3 बार देखिए जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।